वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं फर्स्ट ईयर के। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है और हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं बता देता हूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। चारों सब्जेक्ट की यूनिट वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं। यूनिट में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको समस्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में भी आपको समस्या है, तो वहाँ पर उस यूनिट में जाकर वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगा। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे पढ़े हुए हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से आसान बना दिया जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे फिजिक्स पढ़ा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उनके मार्क्स बहुत बेहतर आएंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ाया था, बशर्ते न्यूमेरिकल भी अगर मैं बात करूं तो एज इट इज़ डिजिट के साथ न्यूमेरिकल वहां पर देखने को मिले थे। ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी जो है वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल का पूछा जा रहा है लास्ट 3 से 4 क्वेश्चंस पेपर में। फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लें या सेकंड सेमेस्टर की, वहीं पर मैं बात करना चाहता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है, लास्ट टाइम से अगर हम बात करें तो हम उसको देखते हैं कि वो ईजी फॉर्म में आता है। लेकिन वहीं पर जो सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। जो लास्ट क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज उसी को पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए हम यहाँ पर एक श्रृंखला बच्चों के लिए लेकर आए हैं, माधव श्रृंखला। इस श्रृंखला का उद्देश्य ये है कि जो आपकी फिजिक्स है उसमें जो सेक्शन ए आता है वो तो स्ट्रॉन्ग कराया जाए आपका, क्योंकि वहाँ पर आपके 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2-2 मार्क्स के, तो लगभग 14 मार्क्स आपके वहाँ से पक्के हो जाएं। जो सेक्शन ए आपका 14 नंबर का आता है वो आपका पक्का हो जाए। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको पर सीरीज 11 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। इन 11 क्वेश्चन से होगा क्या, एक तो सेक्शन ए आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात, जब आप सीरीज वाइज इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक सीरीज में आपको एक ही यूनिट के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यूनिट वाइज। तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी फिजिक्स जो है वो डे बाय डे पर श्रृंखला रिकॉल होती चली जाएगी। जैसे आप आज 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अब जब दूसरी श्रृंखला पढ़ेंगे तो फिर उसमें 11 क्वेश्चन होंगे, फिर तीसरी श्रृंखला उसमें भी 11 क्वेश्चन होंगे। तो डे बाय डे आपकी पर यूनिट अगर क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हैं तो आपकी पूरी फिजिक्स साथ के साथ रिकॉल होती चलेगी और आप उसका क्विक रिवाइज कर सकते हैं इस श्रृंखला को देखकर। लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि 11 क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में है, वही हमें यहाँ पर कवर अप करने हैं। साथ ही साथ उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि इस बार हमने क्या किया था, एक नया बदलाव किया और हैंड रिटन नोट्स आपको फिजिक्स के प्रोवाइड कराए गए थे। तो जिन बच्चों ने वो खरीदे उन्होंने अपना फीडबैक दिया और फीडबैक बहुत पॉजिटिव उन्होंने दिया। तो यही चीज़ सुनकर, यही चीज़ जो आप फीडबैक देते हैं, इसी से मनोबल बढ़ता है कुछ बेहतर करने का। क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में क्या था, बहुत सारे बच्चे घबराए हुए थे लास्ट टाइम में कि सर हमारे पास नोट्स भी नहीं हैं, कैसे हम कवर करें, कैसे हम पढ़ें। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने स्टार्टिंग में ही इस बार बच्चों को अनाउंस कर दिया था, मात्र 49 रुपीज़ में, केवल और केवल 49 रुपीज़ में आपको वो पूरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5th तक के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं हैंड रिटन। अभी तक जिन बच्चों ने वो परचेज किए थे लगभग 4 यूनिट उनको प्रोवाइड करा दी गई हैं।
अब जो 5वीं यूनिट के नोट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक साथ मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं कराए थे क्योंकि फिर वो आपकी डाउनलोडेड PDF मोबाइल में पड़ी रहती और आप उसका मिसयूज़ करते, यानी कि वो आप यूज़फुल नहीं हो पाती। तो जैसे जैसे लगभग 15-20 दिन के समय अंतराल से मैंने वो आपको नोट्स यूनिट वाइज प्रोवाइड कराए हैं। सब बच्चों का फीडबैक बहुत बेहतर रहा, तो उनके लिए फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास जमाया। ठीक है, चलिए अब हम इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। आज माधव श्रृंखला का भाग पार्ट है। यहाँ पर हम 11 क्वेश्चंस देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे कि आपकी जो फिजिक्स है वो रिकॉल होती भी चले और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो श्रृंखला है इसमें जो क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व किए हैं ये क्वेश्चंस हमने जो लास्ट लगभग 10 क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिवर्सिटी द्वारा उनको ध्यान में रखते हुए कवर अप किए हैं, या फिर आप कह लीजिए वहीं से हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो लास्ट 10 क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ यूनिट्स का सिलेबस डिफर मिलेगा, तो हमने उन्हें छोड़ दिया है। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं सारे। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आप अगर इन पूरी श्रृंखला को देखते हैं तो जो पहला सेक्शन है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आप उसको कंप्लीट कवर करके आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेडिएशन एंड द थर्मल रेडिएशन, यानी कि थर्मल रेडिएशन और सिंपल रेडिएशन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर मैं रेडिएशन की बात आपसे करता हूँ तो रेडिएशन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ निकलना किसी ऑब्जेक्ट से, और थर्मल रेडिएशन क्या होता है, थर्मल मीन्स होता है एनर्जी हीट की फॉर्म में। तो किसी ऑब्जेक्ट पर के टेम्परेचर के कारण जो उससे हीट एनर्जी निकल रही है वो आपकी थर्मल रेडिएशन कहलाती है। अब इसको एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम में लिखेंगे रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द पार्टिकल। रेडिएशन एक एमिशन है एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में की फॉर्म में या फिर पार्टिकल की फॉर्म में, क्योंकि हमने यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ना है डी ब्रोगली थ्योरम, आपने पढ़ा भी होगा। वो क्या कहता है कि लाइट जो हमारी लाइट है उसका नेचर कैसा होता है, डुअल होता है। वो वेव की फॉर्म में भी वर्क करती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी वर्क करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रेडिएशन हो रहा हो या पार्टिकल्स की फॉर्म में रेडिएशन हो रहा हो तो वो आपका रेडिएशन कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर थर्मल रेडिएशन की बात करें तो थर्मल रेडिएशन स्पेशली रेफर टू द एमिशन ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि जो एमिशन अभी आपका हो रहा था, जो हमने रेडिएशन की डेफिनेशन दी है, तो वो एमिशन किस फॉर्म में हो, हीट एनर्जी की फॉर्म में, एज इंफ्रारेड रेडिएशन ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से ये हीट एनर्जी का रेडिएशन एमिशन हो रहा है वो आपका थर्मल रेडिएशन कहलाता है। आई होप दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 डेफिनेशन पूछी गई हैं, इनफ है इतना लिखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इज थर्मल रेडिएशन विजिबल, क्या थर्मल रेडिएशन विजिबल है। अगर आप पहली डेफिनेशन को देखें तो ये जो हीट एनर्जी निकल रही है ये इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन वहाँ से निकल रहा है। तो अगर आपको रिकॉल हो कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स जो निकलती हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, उनकी वेवलेंथ लगभग 750 प्लस होती है, यानी कि 750 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। और वहीं पर अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट्स जो होती हैं, भाई इसने कहा है कि क्या थर्मल रेडिएशन विजिबल होगा, क्या दिखाई देगा, तो दिखाई वही चीज़ देगी हमको जिस लाइट का वेवलेंथ विजिबल लाइट के अंदर लाई करे, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 350 to 700 नैनोमीटर। ये आपको देखने को मिलती है, ये 350 या 380 नैनोमीटर होती है ना। तो इसके बीच में अगर है स्पेक्ट्रम वेवलेंथ का तो आपको लाइट दिखाई देगी, अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगी। तो थर्मल रेडिएशन में इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जिसकी वेवलेंथ अबव द 700 नैनोमीटर होती है,
तो वो नहीं दिखाई देगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? थर्मल रेडिएशन इज टिपिकली नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आइज बिकॉज क्यों नहीं होता? इट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। इंफ्रारेड वेवलेंथ्स ही मतलब जो थर्मल रेडिएशन में हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है वो इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रहा है, जिसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से 1 mm होती है। वहीं पर जबकि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है। तो यानी कि हमें विजिबल लाइट इस वेवलेंथ की दिखाई देगी, लेकिन जो थर्मल रेडिएशन हो रहा है वो इससे बाहर की वेवलेंथ का हो रहा है, तो ये हमें विजिबल नहीं हो सकती है। अगर इससे लो भी कोई वेवलेंथ का रेडिएशन हो रहा है तो भी वो हमें विजिबल नहीं होगी। हमें केवल और केवल वही लाइट विजिबल होगी जो नियर अबाउट इस स्पेक्ट्रम के होगी। ठीक है, क्लियर हो गया कि थर्मल रेडिएशन क्यों विजिबल नहीं होता है। आई होप दोनों क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपको सफल हुआ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम पहुंचे तो अब हमारा जो आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इज द सन इज ब्लैक बॉडी? क्या सन जो है वो एक ब्लैक बॉडी है? तो सबसे पहले आप ब्लैक बॉडी को समझेंगे। ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा नहीं कि जो बॉडी ब्लैक दिख रही है वही ब्लैक बॉडी होगी, नहीं। ब्लैक बॉडी नाम इसलिए रखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन में जाकर उसको रिफ्लेक्ट करे या रेडिएट करे। तो उसको हम ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अलग यानी कि अदर कलर्स के कंपैरिजन में। इसको नाम दे दिया गया ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि सन जो है वो एक ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया कि वो बॉडी जिसके ऊपर अगर कोई भी रेडिएशन डालते हैं, वो चाहे लाइट की फॉर्म में हो, चाहे हीट की फॉर्म में हो, चाहे पार्टिकल की फॉर्म में हो, तो वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता चला जाए और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर एमिट करना स्टार्ट कर दे, जिस फ्रीक्वेंसी की या जिस वेवलेंथ की लाइट उसने क्या की थी? एब्जॉर्ब की थी। तो क्या सन ऐसा है? सोचिए माइंड से। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है परफेक्टली जिसको आप ब्लैक बॉडी बोल सकें। ठीक है, तो चलिए आंसर कैसे आप लिखेंगे इसका? द सन इज नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। सन जो है वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, बट इट क्लोजली अप्रोक्सीमेट वन। लेकिन ये इसके क्लोजली होता है, यानी कि आप इसको एज ए ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। A black body is an idealized object that absorb all incident radiation and emit radiation based on its temperature। यानी कि पहले तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर एमिट जो करेगा रेडिएशन को वो उसके टेम्परेचर यानी कि जो बॉडी है उसके टेम्परेचर के हिसाब से रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। While the sun does not absorb all the radiation, जो कि सन जो है वो आपका सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कुछ रेडिएशन वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है, दैट्स द सनलाइट। तो वो जो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, इट्स एनर्जी एमिशन क्लोजली फॉलो द बिहेवियर ऑफ द ब्लैक बॉडी। लेकिन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वो क्लोजली ब्लैक बॉडी का बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन हम उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते हैं। मेनली एमिटिंग विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। ये जो एमिट कर रहा है विजिबल या इनविजिबल, जिसको हमने इंफ्रारेड लाइट बोला है, वो इसके हाई टेम्परेचर पर या ड्यू टू द हाई टेम्परेचर कर पा रहा है। दिस मेक्स इट ए वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि सन जो है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेशन है बहुत ही अच्छा किसका? ब्लैक बॉडी का। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हमने सन की बात की, अर्थ क्या एक ब्लैक बॉडी है? सोचिए,
अब ब्लैक बॉडी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है एक एग्जाम्पल की फॉर्म में, जो कि सन का हमने डिफाइन कर दिया है लास्ट क्वेश्चन में। तो अब आप बताइए क्या अर्थ एक ब्लैक बॉडी है? सोचिए। तो अर्थ भी एक ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए ये देखते हैं। नो, इसमें आप डायरेक्टली नो बोलेंगे। क्यों? अर्थ इज नॉट ए ब्लैक बॉडी, अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अर्थ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इस पे वेरियस सर्फेसेस देखने को मिलते हैं, वेरियस मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं दैट इंटरेक्ट विद द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन द कॉम्प्लेक्स वे, जो कि इंटरेक्ट करती हैं सोलर रेडिएशन से, जो कि सोलर रेडिएशन सन से आ रहा है। अनलाइक ए ब्लैक बॉडी, अर्थ रिफ्लेक्ट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सनलाइट इट रिसीव। क्या होता है कि सनलाइट जो आ रही है, जो सारी एनर्जी आ रही है, क्या उसको सबको एब्जॉर्ब कर रहा है अर्थ? नहीं, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी करता है। तो पर्टिकुलरली फॉर इट्स लैंड, वाटर एंड आइस सर्फेसेस एंड इट्स एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्बिंग सनलाइट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होने की वजह से जो अर्थ है उसका सरफेस कुछ लाइट, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिस वजह से आप इसको ब्लैक बॉडी नहीं कहेंगे। एडिशनली अर्थ टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है, या फिर आप बोलें कि रीजन बाय रीजन भी टेम्परेचर सेम नहीं है। एंड इट एमिट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और जो ये एमिट करता है ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल रेडिएशंस करता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, क्योंकि अलग अलग जगह पर टेम्परेचर डिफर होता है, इंक्लूडिंग द ग्राउंड, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर, विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी, जो इसको ब्लैक बॉडी से डिफर बनाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कि अर्थ जो है वो एक ब्लैक बॉडी नहीं है। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, आप शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर में आपको लिखना है, तो आप इस लैंग्वेज को शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि अर्थ इज नॉट ए ब्लैक बॉडी बिकॉज अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद वेरियस सरफेस मटेरियल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और यहाँ से कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती है, इस वजह से अर्थ एक ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो माधव श्रृंखला है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही हेल्प आपको करने वाला है, और अभी से अगर आप इस श्रृंखला को डे बाय डे देखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपने आप ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा। और अगर आप हमारे जो YouTube चैनल पर वीडियोस आपको मिले हुए हैं लेक्चर्स, उसके एज इट इज़ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। वो लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप नोट्स PDF की फॉर्म में जो वीडियो लेक्चर्स है उसकी PPT की फॉर्म में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि व्हाट इज़ किरचॉफ्स लॉ इन थर्मोडायनामिक्स। किरचॉफ्स लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? अभी तक हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था केवल और केवल इलेक्ट्रिकल पार्ट में, यानी कि KVL और KCL, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो थर्मोडायनामिक्स में भी वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ बताता है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? अगर मैं KCL की बात करूँ तो KCL ये कहता है कि एक पॉइंट सोर्स में या फिर एक पॉइंट पर जितनी भी करंट्स आ रही हैं उनका सम उस सोर्स से जितनी करंट जा रही हैं उनके इक्वल होना चाहिए। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया है उतना ही रेडिएशन एमिट होगा। यही किरचॉफ्स लॉ बताता है थर्मोडायनामिक्स में। कैसे लिखेंगे? देखिए, किरचॉफ्स लॉ इन थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट फॉर ए बॉडी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि किरचॉफ्स लॉ थर्मोडायनामिक्स में क्या बता रहा है कि अगर एक ब्लैक बॉडी नहीं, कोई भी बॉडी अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, द रेशो ऑफ इट्स एमिशन पावर, यानी कि जो रेशो है किसका? एमिट पावर का, एमिट जो हो रही है उस ऑब्जेक्ट से, टू इट्स एब्जॉर्बिटिव पावर, जो उसने एब्जॉर्ब की है, इज द सेम फॉर ऑल वेवलेंथ
एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रेशो सेम रहेगा सेम वेवलेंथ के लिए, या कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल द वेवलेंथ जो कि सेम है। मतलब एक λ1 वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आई, वो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की और ये λ1, और यहीं से उसने λ1 वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि एमिशन पावर है यहाँ पर ये, और सॉरी ये तो एब्जॉर्बिंग पावर हो जाएगी, ए पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग और पावर ऑफ एमिशन, तो ये जो रेशो है पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग अपॉन पावर ऑफ एमिशन वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि 1 होना चाहिए हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। अगर मैंने बात की यहाँ पर कि अब वेवलेंथ λ2 है जिसकी लाइट वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर यहाँ से λ2 वेवलेंथ यानी कि वही लाइट यहाँ पर निकल रही, तो पावर ऑफ एमिशन पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन का जो रेशो है वो कांस्टेंट ही रहेगा या फिर सेम रहेगा, है ना। अगर हम सिंपलर टर्म में बात करें तो इन सिंपल टर्म्स ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन at a particular wavelength is also a good emitter at the same wavelength when the same temperature, जब टेम्परेचर उस बॉडी का सेम है। तो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स describing and analyze the behavior of object in the thermal equilibrium such as the black bodies। और यही कॉन्सेप्ट जो ब्लैक बॉडीज होती हैं थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में, उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब और एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में किरचॉफ्स लॉ क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए श्रृंखला को जैसे जैसे आप देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल आप जैसे जैसे देखेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कमेंट हो आपका, कोई भी आपका डाउट हो, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, जल्द से जल्द उस पर काम किया जाएगा और उसको सॉल्व करने की और बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज किरचॉफ्स लॉ टेल अस अबाउट द ईएम रेडिएशन। अभी हमने थर्मोडायनामिक्स को लेकर बात की, अब किरचॉफ्स लॉ क्या बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो किरचॉफ्स लॉ वही बताएगा जो थर्मोडायनामिक्स में कॉन्सेप्ट है, भाई जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना ही एमिट होगा। तो जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाएगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट किया जाएगा। यही किरचॉफ्स लॉ बता रहा है। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए सेम वेवलेंथ की लाइट, सेम वेवलेंथ का रेडिएशन होना चाहिए और टेम्परेचर भी बॉडी का सेम। ठीक है, तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। किरचॉफ्स लॉ टेल अस दैट द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एब्जॉर्ब एंड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन particularly in the form of the thermal radiation, it's directly relate to its material properties and the temperature। ठीक है, यानी कि किरचॉफ्स लॉ ये बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी कि वो कितना एमिशन एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना एमिट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली जो रिलेट करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी और उसके टेम्परेचर से। ऑब्जेक्ट्स दैट आर efficient absorb of the radiation at the specific wavelength are also efficient emitters as though same wavelength when they are at the same temperature, जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम बताया था। तो दिस प्रिंसिपल यानी कि किरचॉफ्स लॉ का जो प्रिंसिपल है इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद एंड एमिट थर्मल रेडिएशन। कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करता है या एमिट करता है थर्मल रेडिएशन, एंड इट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनामिक्स एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यानी कि ये आपका स्टडी करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके नेचर की थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, वही जो हमने लास्ट टाइम में जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था, वहाँ पर थर्मोडायनामिक्स को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को टारगेट करके पूछा गया है। अगर इन दोनों को आप देखें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, हमने उसमें रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन की बात की थी। तो जब मैंने रेडिएशन बताया था तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल की फॉर्म में जो रेडिएशन हो रहा है उसकी बात मैंने यहाँ पर करी थी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो आई होप किरचॉफ्स लॉ आपका ईएम रेडिएशन या थर्मोडायनेमिक्स में क्या हेल्प करता है वो आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि व्हाट इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, इसको हमें बताना है। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बताता हूं, हमने ब्लैक बॉडी पढ़ ली है, तो ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे होता है और वो टेम्परेचर जो है बॉडी का उस पर डिपेंड करेगा। तो दैट मीन्स अब यहाँ से आपको 3 लॉ देखने को मिलेंगे, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलाइंग-जीन्स लॉ और उसके बाद प्लैंक्स लॉ, जिसने आपका जो रेडिएशन है उसको बताया या बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पर क्या रिएक्शन रहता है किस तरीके से, तो वो यहाँ पर इन तीनों लॉज के माध्यम से बताया गया है। पहले विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आया जो कि फेल हो गया, यानी कि वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाया रेडिएशन को अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। वहीं पर फिर आया रेलाइंग-जीन्स लॉ, वो भी कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाया डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट के लिए रेडिएशन को। और उसी के बाद लास्ट में प्लैंक्स ने रेडिएशन लॉ दिया जो कंप्लीटली लोअर या मिनिमम वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ तक पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बताता है। ठीक है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट द वेवलेंथ ऑफ द पीक इंटेंसिटी ऑफ द थर्मल रेडिएशन emitted by an object is inversely proportional to its temperature। मतलब कहने का ये है कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो वेवलेंथ का पीक इंटेंसिटी है वो थर्मल रेडिएशन, मतलब जो थर्मल रेडिएशन हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट वहां से निकल रही है, एमिट हो रही है, उसकी पीक इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, भाई जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ शॉर्टर होगी, तो द पीक वेवलेंथ बिकम शॉर्टर, शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर द हायर टेम्परेचर। मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है वेवगोर हमारा, जिसमें वायलेट, ऑरेंज, ब्लू, रेड, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसके कहने का मतलब ये है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जाएगी और शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द ब्लू एंड, जहां पर स्पेक्ट्रम ऑफ द हायर टेम्परेचर। तो ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर। बस ये आपका यहां से विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहा है, जो कि फेल हो जाता है कंप्लीटली वेवलेंथ के लिए। ये लॉ वैलिड नहीं हो पाता है या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अपने स्टेटमेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ अलाउ अस टू डिटरमाइन, यानी कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो हमें क्या अलाउ करता है डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ अलाउ अस टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग द पीक वेवलेंथ ऑफ इट्स थर्मल रेडिएशन एमिशन। मतलब जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो हमें अलाउ करता है टेम्परेचर को डिटरमाइन करने का किसी भी ऑब्जेक्ट के, कैसे? बाय एनालाइजिंग द पीक वेवलेंथ ऑफ इट्स थर्मल रेडिएशन एमिशन। जो पीक वेवलेंथ है उसके थर्मल रेडिएशन एमिशन की उसकी हेल्प से। ठीक है, हायर टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू शॉर्टर पीक वेवलेंथ व्हाइल लोअर टेम्परेचर हैव लोअर पीक वेवलेंथ। मतलब कहने का ये है कि हाई टेम्परेचर होगा तो शॉर्टेड पीक वेवलेंथ होगी और लोअर टेम्परेचर होगा तो लॉन्गर पीक वेवलेंथ होगी। दिस लॉ हेल्प इन टेम्परेचर एस्टिमेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टार होता है। मतलब ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है टेम्परेचर के एस्टिमेशन की एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल ब्रह्मांड में खगोलीय ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टार, जो कि बेस्ड होता है ऑन देयर ऑब्जर्व्स स्पेक्ट्रल कलर या टेम्परेचर। और अभी हमने विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का स्टेटमेंट लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वो भी यही बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कौन सी वेवलेंथ देखने को मिलेगी? हाई टेम्परेचर पर पीक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर लॉन्गर पीक वेवलेंथ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि व्हाट डज रेलाइंग-जीन्स लॉ स्टेट, यानी कि रेलाइंग-जीन्स लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है, ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है।
जैसा मैंने बताया था, पहले विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आया, उसके बाद रे लाइंगिंस लॉ आया, और देन फाइनली इन दोनों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसको सॉल्व किया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने। ठीक है, तो व्हाट डज रे लाइंगिंस लॉ स्टेट, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। क्या है, कहता है रे लाइंगिंस लॉ, रे लाइंगिंस लॉ इज ए क्लासिकल फिजिक्स फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल रेडियंस, यानी कि जो डिस्क्राइब करता है रेडिएशन या इंटेंसिटी जो रेडिएट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर। सेम कॉन्सेप्ट इनका भी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिली इन्होंने उसी को रिसॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, इट प्रिडिक्ट दैट द रेडिएटेड एनर्जी इंक्रीज विद बोथ टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ एंड अप्रोचेज इनफाइनाइटी एज द वेवलेंथ अप्रोचेज जीरो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो रेडिएटेड एनर्जी है वो इंक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट टू द बोथ टेम्परेचर एज वेल एज वेवलेंथ, और वो अप्रोच करती है इंफिनिटी पर जब वेवलेंथ क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि हम बोलें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए, है ना। However, it does not accurately describe the behavior of the thermal radiation at very shorter wavelength। यानी कि इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया कि जीरो पर अप्रोक्सीमेटली जब वेवलेंथ होगी तो वो अप्रोच करेगी इनफाइनाइट पर, है ना, लेकिन जब बहुत ही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर हम गए तो वहां पर ये अपने स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, विच वॉज resolved by the quantum mechanics based on the Planck's law। ठीक है, यानी कि ये वेरी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पर फेल हो गया इनका जो स्टेटमेंट था। वहीं पर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो स्टेटमेंट था वो फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बताया था, तो अगर हम बात करें फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ तो जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था वो वहां पर उनका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में बहुत बेहतर तरीके से लॉन्ग फॉर्म में ये चीज़ें आपको वहां पर प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, अगर आप भी हैंड रिटन नोट्स लेकर अपनी जो स्टडी है, स्टडी लेवल को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ उसकी कॉस्ट रखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई एक अच्छा पेन भी खरीदते हैं तो वो भी आपका लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में आता है, तो इतनी ही वैल्यू हमने अपने नोट्स की रखी है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपका प्लैंक्स लॉ हो जाता है। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि रे लाइंगिंस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और फिर उसको जो प्रॉब्लम वहाँ पर आई है उसको सॉल्व किया प्लैंक्स लॉ के हेल्प से। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन और इस आज पार्ट फर्स्ट के रह गए हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड रे लाइंगिंस लॉ फेल। अभी हमने लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि क्यों रे लाइंगिंस लॉ फेल हो गया था, वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देना है। रे लाइंगिंस लॉ फेल बिकॉज इट प्रिडिक्टेड दैट द इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन इंक्रीज विदाउट बाउंड एट वेरी शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, बहुत ही कम वेवलेंथ पर विदाउट बाउंडेशंस जो थर्मल रेडिएशन हो रहा है उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था, नोन एज द अल्ट्रा वायलेट कैट्रोट्रॉप, यानी कि कोलैप्स हो गया वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज का। दिस contradicted experimental observation which shows that the radiation intensity did not increase without limit। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थी वो शो कर रही थी कि जो रेडिएशन है इंटेंसिटी का वो विदाउट लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। द फेलियर ऑफ द लॉ प्ले ए पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, और इस लॉ के फेल होने की वजह से ही जो क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हो पाया है। ठीक है, यानी कि जो हम पहले थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे उसके कॉन्सेप्ट यानी कि इन लॉज के फेल होने की वजह से ही क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हो पाया। ठीक है, लीडिंग टू द मैक्स प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर द प्लैंक्स लॉ विच एक्यूरेटली डिस्क्राइब द थर्मल रेडिएशन बाय द
इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। यानी कि कहने का मतलब ये है, इससे पहले हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स में ब्लैक बॉडी पढ़ी, ब्लैक बॉडी में रेडिएशन पढ़ा, यानी कि जितनी लाइट उस पर डली वो उसने एब्जॉर्ब कर ली और उसी वेवलेंथ की लाइट उसने एमिट की, है ना। फिर यहाँ पर जब ये लॉज आए उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो एक लॉन्गर वेवलेंथ पर फेल हो गया, एक फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए रेडिएशन को। तो फिर आए मैक्सवेल का प्लैंक्स लॉ, उन्होंने इस रेडिएशन को कंप्लीटली क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, अपने फॉर्मूले के माध्यम से, और उन्होंने इसको विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल किया। यानी कि जो हमारी लाइट आगे बढ़ रही है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटाइज्ड लेवल्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ एज वेल एज फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ, और इसी वजह से डेवलपमेंट हो पाया क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, आई होप रेलाइन-जेन्स लॉ क्यों फेल हुआ, रेलाइन-जेन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों फेल हुआ, उसका स्टेटमेंट क्या था, बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स का हाइपोथेसिस क्या है, तो यानी कि तीनों लॉज आपके जो फर्स्ट यूनिट में मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आज यहाँ पर स्टेटमेंट और क्यों फेल हुए इसकी तरीके से आपके क्लियर हो गए होंगे। प्लैंक्स हाइपोथेसिस का डेरिवेशन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो है वहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे से ईजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है, कराया गया है, वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई समस्या होती तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए व्हाट इज द प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या है वो हम समझते हैं। तो प्लैंक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्लूडिंग द थर्मल रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। मतलब प्लैंक्स हाइपोथेसिस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है इंक्लूडिंग द थर्मल रेडिएशन वो जो है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि जो रेडिएशन हो रहा है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वहां पर हैं, मीनिंग इट कैन ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट क्वांटाइज यूनिट्स और द क्वांटा। यानी कि वो एग्जिस्ट जो करता है वो डिस्क्रीट फॉर्म बोल लीजिए या क्वांटाइज यूनिट बोल लीजिए या उसको क्वांटा कह दीजिए, है ना। दिस रिवॉल्यूशनरी आइडिया लेड द फाउंडेशन फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। और जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि इसी की वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन हुआ या उसका डेवलपमेंट हुआ। एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ थर्मल रेडिएशन, और बहुत अच्छे तरीके से थर्मल रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ एज वेल एज फॉर द लॉन्गर वेवलेंथ, रिसॉल्विंग द अल्ट्रावायलेट कैटोस्ट्रोक प्रॉब्लम। जो मतलब अल्ट्रावायलेट एक क्या हो गया था वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था वो अल्ट्रावायलेट पर एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके उन सब को एक्सप्लेन किया गया रेडिएशन को। ठीक है, तो ये प्लैंक हाइपोथेसिस था। इनके साथ आप लॉज के फॉर्मूले भी 2 नंबर में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर पर देखने को मिलेगा। आई होप आपने इस माधव श्रृंखला का भाग 1 एंजॉय किया होगा। जो 11 क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। जैसे जैसे आप इस श्रृंखला को आगे देखते जाएंगे आप खुद एनालाइज करेंगे कि इस श्रृंखला का कितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि अभी आज हमने टारगेट किया था कि पहली यूनिट के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी आपको पूरी फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेनिफिट ये होगा कि एक ही वीडियो में आप पूरी फिजिक्स को रिकॉल करते रहेंगे हर एक पार्ट के हिसाब से, हर एक पार्ट जो आप देखेंगे इस श्रृंखला का उसके माध्यम से। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने महत्वपूर्ण फीडबैक चाहे आप वो पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे वो निगेटिव में, अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने साथी अपने फ्रेंड्स के साथ
हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे भी कोई समस्या है तो बेहिचक आप कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस श्रृंखला के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।